Assalamualaikum. Starting with the name of Allah, the most beneficent and merciful. Today we are going to discuss about the catabolism of different glucogenic and ketogenic amino acids. In the last video, I told you about the basic introduction of these glucogenic and ketogenic amino acids. ये वीडियो देखने से पहले ये बेहतर है कि आप पहले वो वीडियो देख लें ताकि ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स का एक जनरल कंसेप्ट आपके जहन में आ जाए। अब हम मुख्तलिफ कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स का कैटाबॉलिज्म डिस्कस करेंगे और उनके कैटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होने वाले इंटरमीडिएट्स की बुनियाद पर डिसाइड करेंगे कि जो हमने अमाइनो एसिड चूज़ किया है कैटाबॉलिज्म के लिए, ये ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है या कीटोजेनिक अमाइनो एसिड है या ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों अमाइनो एसिड है। बट बिफोर गोइंग इनटू दीज डिटेल, इससे पहले आप जो है वो ये इंटरमीडिएट जहन में रख लें कि अब हमने इनकी इंटरमीडिएट की बुनियाद पे ही डिसाइड करना है ना। तो 7 या 8 इंटरमीडिएट्स जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे, तो वो भी आप जहन में रख लें और फिर हम उस बेसिस पर डिसाइड करते जाएंगे। पहला इंटरमीडिएट कौन सा है? अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। दूसरा कौन सा है? सक्सीनाइल कोए। फिर कौन सा आता है? फ्यूमारेट। फिर कौन सा आता है? ऑक्सैलो एसीटेट। 4 जो हैं ये क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट हैं और एक पायरोवेट। ये 5 इंटरमीडिएट जो अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करेगा वो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड होगा। ये इंटरमीडिएट का आपको पता होना चाहिए। दूसरा ये कि एसिटाइल को ए या एसीटो एसिटाइल को ए या एसीटो एसीटेट, ये 3 इंटरमीडिएट्स जो अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करेगा वो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड होगा। और अगर कोई ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके कैटाबॉलिज्म में इन 5 में से भी कोई एक इंटरमीडिएट बन रहा है और इन तीनों में से भी कोई एक इंटरमीडिएट बन रहा है, तो उसको हम कैटेगरी में डिवाइड करेंगे दोनों की। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अमाइनो एसिड का कैटाबॉलिज्म। सो सबसे पहला अमाइनो एसिड है हमारे पास एस्पैराजीन। अब इस एस्पैराजीन को हम लेते हैं और इससे हम डिसाइड करेंगे कि जो हमने अमाइनो एसिड चूज़ किया है वो कौन सा अमाइनो एसिड है। तो पहला कौन सा है? एस्पैराजीन। अब एस्पैराजीन हमने सपोज लिया अपनी डाइट के अंदर, तो उससे होता क्या है कि सबसे पहले इस पर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम नाम देते हैं एस्पैराजीनेज। कौन सा एंजाइम एक्ट करता है? एस्पैराजीनेज। जब इस एस्पैराजीन पर एस्पैराजीनेज एंजाइम एक्ट करता है तो एज अ रिज़ल्ट इसमें से अमोनिया रिलीज़ होता है और जो रिमेनिंग कंपाउंड हमारे पास बचता है वो है एस्पार्टेट। ये रिएक्शन मैं जो है बहुत स्लो चलूँगा। ये रिएक्शन बहुत एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं और समझने वाले हैं और इससे रिलेटेड बहुत से आगे क्लिनिकल डिसऑर्डर्स भी आएंगे। सो इसको आप क्लियरली सुनें कि सबसे पहला कौन सा है हमारे पास? एस्पैराजीन। एस्पैराजीन पर कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? एस्पैराजीनेज। और एज अ रिज़ल्ट अमोनिया बनेगा और एस्पार्टेट बनेगा। देन इस एस्पार्टेट जो है ये ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन करेगा। ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन को अगर मैं जनरली डिस्क्राइब करूँ तो ये एक ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके अंदर एक जो है अमाइनो एसिड वो अपना अमाइनो ग्रुप जो है वो किसी दूसरे को देता है और ख़ुद जो है किसी और कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जिस सब्सटेंस को, जिस कंपाउंड को ये अपना अमाइनो ग्रुप देता है वो भी किसी और के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल और इन रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं अमाइनो ट्रांसफेरेजेस। फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ देखें तो ये है हमारे पास एस्पार्टेट। ये एस्पार्टेट अपना अमाइनो ग्रुप देगा अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को, और जब ये अपना अमाइनो ग्रुप इस अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को देगा तो क्या होगा? तो ये एस्पार्टेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर और अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट जिसको इस एस्पार्टेट ने अपना अमाइनो ग्रुप दिया है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट के अंदर। तो इस तरह के रिएक्शंस को जिनमें दो कंपाउंड पहले इन्वॉल्व हैं, एक ने अमाइनो ग्रुप दिया दूसरे ने अमाइनो ग्रुप लिया, देने वाला भी चेंज हो गया तीसरे कंपाउंड में और जो लेने वाला है वो भी किसी और में चेंज हो गया, और इस तरह के जो रिएक्शंस हैं इनको ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शंस कहते हैं और इनको कैटालाइज करते हैं अमाइनो ट्रांसफेरेजेस।
इस रिएक्शन में वो अमाइनो ट्रांसफेरेज कौन सा होगा, क्योंकि अमाइनो ट्रांसफेरेज एक फैमिली ऑफ एंजाइम्स है। तो इस रिएक्शन में अमाइनो ट्रांसफेरेज कौन सा होगा, वो अमाइनो ट्रांसफेरेज बेसिकली कर क्या रहा है, वो क्या कर रहा है, एस्पार्टेट का जो अमाइनो ग्रुप है वो कीटोग्लूटारेट को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसलिए उसको हम नाम देंगे एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज। अगर एलानीन होता यहाँ पे तो उसका नाम होता एलानीन ट्रांसअमाइनेज। यहाँ पर एस्पार्टेट है तो इसका नाम क्या हो गया, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज। अब यहाँ प्रोडक्ट एंड में कौन से बने, एस्पैराजीन, सबसे पहले एस्पैराजीनेज ने एक्ट किया, फिर ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन हुआ, एंड में क्या बना, एंड में एक बना ग्लूटामेट और एक बना ऑक्सैलोएसीटेट। ये दो उसके प्रोडक्ट्स हैं। अब इन दो प्रोडक्ट्स की बुनियाद पे हम डिसाइड करते हैं कि ये जो एस्पैराजीन हमने अमाइनो एसिड लिया है ये ग्लूकोजेनिक है या कीटोजेनिक। सो अब हम दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं कि हमारे पास दो चीज़ें बनी हुई हैं, एक ग्लूटामेट है और एक ऑक्सैलोएसीटेट है। तो अब ये इन 8 इंटरमीडिएट्स में से देखते हैं कि ये जो दो प्रोडक्ट्स बने हैं ये कौन से इंटरमीडिएट के साथ मैच करते हैं। यहाँ अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट है जबकि हमारे पास अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट नहीं बना। सक्सीनाइल को ए है जबकि हमारे पास सक्सीनाइल को ए नहीं बना। फ्यूमारेट है जबकि हमारे पास फ्यूमारेट नहीं बना। ऑक्सैलोएसीटेट है और हमने क्या बनाया है वहाँ पे, ऑक्सैलोएसीटेट हमारे पास बना है। क्या पायरोवेट बना है, नहीं बना। तो वहाँ पे जो दो प्रोडक्ट्स हमारे पास बने थे उनमें से एक जो है वो इन 5 इंटरमीडिएट के साथ मैच कर रहा है, ऑक्सैलोएसीटेट। इट मीन्स कि वो जो है ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाएगा। इट मीन्स जो एस्पैराजीन है वो कौन सा अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोजेनिक। अब हमने कहा था कि जो 4 अमाइनो एसिड हैं वो ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों हैं। इट मीन्स कि वो ऐसे इंटरमीडिएट भी प्रोड्यूस करेंगे जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाते हैं और ऐसे इंटरमीडिएट भी प्रोड्यूस करेंगे जो कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन करवाते हैं। अभी एस्पैराजीन से हमारे पास बना है ऑक्सैलोएसीटेट और ग्लूटामेट। ऑक्सैलोएसीटेट तो हमने देख लिया कि ये इसके साथ मैच करता है और इसने ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवानी है। क्या दूसरा जो है वो है ग्लूटामेट। क्या ग्लूटामेट इनमें से किसी इंटरमीडिएट के साथ मैच करता है, क्या वो इन 5 के साथ मैच करता है, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट नहीं, सक्सीनाइल को ए नहीं, फ्यूमारेट नहीं, ऑक्सैलोएसीटेट नहीं, पायरोवेट नहीं, एसिटाइल को ए नहीं, एसीटोएसिटाइल को ए नहीं, एसीटोएसीटेट नहीं। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक ऑक्सैलोएसीटेट और ग्लूटामेट, उनमें से ग्लूटामेट जो है वो किसी भी इंटरमीडिएट के साथ मैच नहीं करता। सिर्फ ऑक्सैलोएसीटेट है जो कि उन TCA साइकिल के इंटरमीडिएट्स में से एक के साथ मैच करता है। सो ये ऑक्सैलोएसीटेट फाइनली क्या करने जा रहा है, ये फाइनली ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाने जा रहा है। तो इट मीन्स कि ये ऐसा इंटरमीडिएट है जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाएगा। सो इस अमाइनो एसिड को हम कौन सा अमाइनो एसिड कहेंगे, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। अब एक और यहाँ पर बात जो है वो नोट करने वाली है कि एस्पार्टेट अगर हमें किसी ने दिया हो, ये जो रिएक्शंस हैं ये मोस्टली रिवर्सिबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट और ग्लूटामेट हो तो इस रिएक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं। कैसे कि पहले एस्पार्टेट ने अपना अमाइनो ग्रुप जो है वो लूज़ किया और ऑक्सैलोएसीटेट बना। अब ऑक्सैलोएसीटेट अपना अमाइनो ग्रुप गेन करेगा और एस्पार्टेट बन जाएगा। सिंपल रिवर्स, पहले अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट ने अमाइनो ग्रुप गेन किया और ग्लूटामेट बन गया। अब ग्लूटामेट जो है वो अपना अमाइनो ग्रुप लूज़ करेगा और अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बन जाएगा। ये अमाइनो ट्रांसफेरेज रिएक्शंस जो हैं ये रिवर्सिबल है। अगर हमारे पास जो अमाइनो एसिड है वो है एस्पैराजीन, फिर तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा कि एस्पैराजीनेज एक्ट करेगा अमाइनो और एस्पार्टेट बनेगा। फिर एस्पार्टेट अपना अमाइनो ग्रुप अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को डोनेट करके ऑक्सैलोएसीटेट और ग्लूटामेट बनवाएगा। लेकिन अगर हमारे पास लेट्स सपोज वो कहता है कि आपके पास ऑक्सैलोएसीटेट दिया हुआ है और आप उसे एस्पैराजीन की फॉर्मेशन करवाओ, तो ये किस तरह हम करवाएंगे कि ऑक्सैलोएसीटेट को सबसे पहले ये ग्लूटामेट अपना अमाइनो ग्रुप देगा। जब ये ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसीटेट को अपना अमाइनो ग्रुप देगा तो एज अ रिज़ल्ट ऑक्सैलोएसीटेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एस्पार्टेट के अंदर। और ग्लूटामेट अपना अमाइनो ग्रुप लूज़ करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को के अंदर। और ये रिएक्शन जो है वो सेम ही एंजाइम कैटलाइज करेगा, अमाइनो ट्रांसफेरेज।
अब जो है हमारे पास बन गया जी एस्पार्टेट ऑक्सैलो एसीटेट से, हमने फॉर्मेशन करवानी है एस्पैराजीन की। तो हम जो है इस एस्पार्टेट के साथ अमोनिया ऐड करवाएंगे, क्योंकि एस्पैराजीन से अमोनिया निकलता है तो एस्पार्टेट बनता है। अब एस्पार्टेट में अमोनिया ऐड होगा तो एस्पैराजीन बन जाएगा। तो इसके साथ अमोनिया ऐड करवाएंगे और ये एस्पैराजीन बन जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल नहीं है। जब एस्पैराजीन दिया हो और एस्पार्टेट की फॉर्मेशन करवानी हो तो एंजाइम इस पे एक्ट करता है एस्पैराजीनेज। इस स्टेप पे मैं ज़्यादा ज़ोर इसलिए लगा रहा हूँ कि इससे रिलेटेड एक बहुत क्लिनिकल कंडीशन है कि एस्पैराजीनेज, जब एस्पैराजीन दिया हो तो एस्पैराजीनेज उस पर एक्ट करता है और एस्पार्टेट बनता है और अमोनिया बनता है। लेकिन जब एस्पार्टेट और अमोनिया दिए हों और एस्पैराजीन बनाना हो तब एक और एंजाइम एक्ट करता है, और वो उस एंजाइम का अगर आप फंक्शन देखें तो उससे नाम को याद रखने में आसानी हो जाएगी। वो बेसिकली एस्पैराजीन की सिंथेसिस करवा रहा है, इसलिए उस एंजाइम को हम नाम देते हैं एस्पैराजीन सिंथेटेज। ये वाला एंजाइम ऊपर वाला एस्पैराजीन सिंथेटेज। सो अगर ये मैकेनिज़्म आपको समझ आ गया है इस एंजाइम इस अमाइनो एसिड का, तो अब हम आते हैं इसकी क्लिनिकल कंडीशन पर। हमारे पास जो ल्यूकीमिया होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर दैट इन्वॉल्व्स द बोन मैरो एंड द ब्लड। अब जो ल्यूकीमिक सेल्स हैं उनको अपनी ग्रोथ के लिए एक अमाइनो एसिड चाहिए होता है एस्पैराजीन। लेकिन कुछ ल्यूकीमिक सेल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रैपिडली डिवाइड करते हैं, तो इट मीन्स अगर वो रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा एस्पैराजीन चाहिए, लेकिन उनकी इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो उस हिसाब से अपना एस्पैराजीन जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। सो इट मीन्स एस्पैराजीन उनको ज़्यादा चाहिए, प्रोड्यूस वो कम कर रहे हैं। तो फिर वो क्या करेंगे, तो फिर वो अपना जो एस्पैराजीन है वो लेंगे ब्लड से। तो इससे रिलेटेड क्या क्लिनिकल कंडीशन आपकी समझ में आई, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। लेट्स सपोज कि ये है हमारा एक ल्यूकीमिक सेल्स और ये है ब्लड। अब ल्यूकीमिक सेल्स को चाहिए एस्पैराजीन, लेकिन ये रैपिडली डिवाइडिंग ल्यूकीमिक सेल्स है, तो इट मीन्स जितना इसको चाहिए एस्पैराजीन उतना ये बना नहीं रहा। तो फिर ये क्या करेगा, तो ये ब्लड वाला एस्पैराजीन जो है ये उसको अपटेक करेगा और अपनी ग्रोथ जारी रखेगा। तो कैंसर की ट्रीटमेंट में अक्सर कीमोथेरेपी यूज़ की जाती है। तो कीमोथेरेपी में हम एक एंजाइम एडमिनिस्टर करते हैं एस्पैराजीनेज, ये वाला एंजाइम। हम उस बंदे को जिसको ल्यूकेमिक सेल्स का ल्यूकीमिया है तो उसको एस्पैराजीनेज देते हैं। इस एस्पैराजीनेज का क्या फ़ायदा है, अब एस्पैराजीनेज का अगर आपको फंक्शन पता है तो उससे इसका फ़ायदा समझने में आसानी होगी कि एस्पैराजीनेज इस एस्पैराजीन को किस में कन्वर्ट करवा देगा, एस्पार्टेट के अंदर और अमोनिया के अंदर। जब एस्पैराजीन इन दोनों के अंदर कन्वर्ट हो गया तो अब एस्पैराजीन तो ना रहा, तो एज अ रिज़ल्ट ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, एस्पैराजीन की कमी। और जब ब्लड के अंदर एस्पैराजीन कम होगा तो क्या ल्यूकीमिक सेल्स ब्लड से अपटेक कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। जब ल्यूकीमिक सेल्स ब्लड से अपटेक नहीं कर सकेंगे तो क्या उनको अपनी ग्रोथ के लिए सफिशिएंट एस्पैराजीन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो एज अ रिज़ल्ट उनकी ग्रोथ जो है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। सो ये इसके पॉजिटिव क्लिनिकल आउटकम्स होते हैं एस्पैराजीनेज के, जो कि हम कीमोथेरेपी में यूज़ करते हैं। सो ये उससे रिलेटेड क्लिनिकल कंडीशन थी। ये फर्स्ट अमाइनो एसिड जो हमने चूज़ किया है ऑक्सैलो एसीटेट बना रहा है। अगर कोई आपसे पूछता है कि किसी ऐसे अमाइनो एसिड का नाम बताएं जिसने ऑक्सैलो एसीटेट की फॉर्मेशन करवानी है, तो आप बता दें कि जी एस्पैराजीन जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट की फॉर्मेशन करवाएगा। किस तरह करवाएगा ये हमने डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं एक और अमाइनो एसिड को पकड़ते हैं कि भाई तू यहाँ क्या करवाएगा। दूसरा अमाइनो एसिड है हमारे पास ग्लूटामीन। हमें ब्लड के अंदर दे दिया गया है जी ग्लूटामीन, अब इसका कैटाबॉलिज्म करो। तो टिश्यूज़ के अंदर इनका कैटाबॉलिज्म किस तरह होता है कि जिस तरह एस्पैराजीन पर सबसे पहले एस्पैराजीनेज एक्ट करता था, इसी तरह ग्लूटामीन पे ग्लूटामिनेज एक्ट करता है, बिल्कुल उसी हिसाब से। जिस तरह एस्पैराजीन
एस्पैराजीनेज के एक्शन के बाद एस्पार्टेट और अमोनिया में कन्वर्ट हुआ था, इसी तरह ग्लूटामीनेज के एक्शन के बाद ग्लूटामेट और अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों के अंदर अमोनिया होता है, इससे भी अमोनिया बनता है और इससे भी अमोनिया बनता है। अब जब ये ग्लूटामेट आ गया तो अब क्या होगा? अब ग्लूटामेट दो तरीके से आगे फर्दर कन्वर्ट हो सकता है कि या तो वो ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन के ज़रिए कन्वर्ट हो या फिर ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन के ज़रिए कन्वर्ट हो। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन के ज़रिए का क्या मतलब कि इस पर एक एंजाइम एक्ट करता है ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। ये जो ग्लूटामेट हमने बनवाया है इस पर एंजाइम एक्ट करेगा ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज, और जब इस पर ये एंजाइम एक्ट करता है तो एज अ रिज़ल्ट ये ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाता है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के अंदर। अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने उसी पे कि ये अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट जो बना है क्या इनमें से किसी इंटरमीडिएट के साथ मैच कर रहा है? इन 8 इंटरमीडिएट्स में से देखते हैं। एसीटोएसीटेट नहीं, एसीटोएसिटाइल कोए नहीं, एसिटाइल कोए नहीं, पायरोवेट नहीं, ऑक्सैलोएसीटेट नहीं, फ्यूमारेट, सक्सिनाइल कोए, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। यहाँ जो है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट है तो वो भी क्या प्रोड्यूस करवा रहा है? अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। तो ग्लूटामीन से ग्लूटामिनेज के एक्शन के बाद बना ग्लूटामेट और NH3। ये ग्लूटामेट पे ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज ने एक्ट किया, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बना। ये अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट जो है ये इस क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होगा और अल्टीमेटली ग्लूकोज प्रोड्यूस करवाएगा। सो इट मीन्स ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड है ग्लूटामीन, ये कौन सा अमाइनो एसिड हो गया? ये ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड हो गया। ये एक रिएक्शन। दूसरा ये है कि ये जो ग्लूटामेट प्रोड्यूस हुआ है ये ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन करके अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के अंदर कन्वर्ट हो। ये डायरेक्टली भी कन्वर्ट हो सकता है, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन से भी कन्वर्ट हो सकता है। अब ट्रांसअमाइनेशन में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई अमाइनो एसिड अपना अमाइनो ग्रुप लूज़ कर दे तो बाकी जो बचता है उसको हम अल्फ़ा कीटो एसिड कहते हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं? अल्फ़ा कीटो एसिड। तो इट मीन्स अगर हम अल्फ़ा कीटो एसिड के अंदर अमाइनो ग्रुप दोबारा ऐड कर दें तो वो अमाइनो एसिड बन जाएगा। अब हुआ क्या कि ये ग्लूटामेट जो बना है ये किसी भी अल्फ़ा कीटो एसिड के अंदर अपना अमाइनो ग्रुप ऐड करवाएगा और वो अल्फ़ा कीटो एसिड जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? अमाइनो एसिड के अंदर। और एज अ रिज़ल्ट ग्लूटामेट जो है वो अमाइनो ग्रुप लूज़ करने के बाद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में। सो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट यहाँ बन रहा था जिसने ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवानी है, इसलिए ग्लूटामीन जो है वो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है। अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट यहाँ बन रहा है, इसने भी ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवानी है। सो इट मीन्स ग्लूटामीन कौन सा अमाइनो एसिड है? ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। ये ग्लूटामेट कन्वर्ट किस तरह हुआ? डायरेक्टली बाय द एक्शन ऑफ ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज, इनडायरेक्टली बाय और दूसरा मैकेनिज्म कौन सा है? अमाइनो ट्रांसफेरेज के एक्शन के बाद ये कन्वर्ट हुआ अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में। सो 2 अमाइनो एसिड अभी तक हमने डिस्कस किए। अगर कोई पूछता है कि ऑक्सैलोएसीटेट किस अमाइनो एसिड से बनता है तो आपने बताना है एस्पैराजीन से। एस्पैराजीन से किस तरह बनता है वो मैकेनिज़्म हम डिटेल में डिस्कस कर चुके। अगर कोई पूछता है कि अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट कौन से अमाइनो एसिड से बन सकता है तो आपने क्या बताना है? ग्लूटामीन से। दूसरी चीज़, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि ये रिएक्शन रिवर्स हो सकता है, इसी तरह बिल्कुल ये रिएक्शन भी रिवर्स हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अमाइनो एसिड जो था वो अपना अमाइनो ग्रुप किसको डोनेट करे? अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को, और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए? अल्फ़ा कीटो एसिड के अंदर। और ये अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? ग्लूटामेट में। और इस ग्लूटामेट को अगर हम अमोनिया दे दें तो ये फाइनली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूटामीन के अंदर। लेकिन यहाँ ये वाला एंजाइम एक्ट नहीं करेगा। जिस तरह यहाँ पर एस्पार्टेट और अमोनिया मिले थे और एस्पैराजीन की सिंथेसिस हुई थी, इसलिए एंजाइम का नाम था एस्पैराजीन सिंथेटेज। इसी तरह यहाँ ग्लूटामेट और अमोनिया मिलके जब ग्लूटामीन बनाते हैं तो इस जगह पर एंजाइम का नाम होता है ग्लूटामीन सिंथेटेज। तो ये डिस्कशन करने का मकसद ये है कि अगर हमें एस्पैराजीन कोई दे दे तो हम एस्पार्टेट भी बना सकते हैं, वहाँ से अमोनिया भी बना सकते हैं, ऑक्सैलोएसीटेट बना सकते हैं, ग्लूटामेट बना सकते हैं। अगर कोई हमें ग्लूटामेट दे दे तो इस रिएक्शन से हम अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बना सकते हैं।
अगर कोई ग्लूटामीन दे दे तो हम ग्लूटामेट बना सकते हैं, NH3 बना सकते हैं। ग्लूटामेट से फिर इस रिएक्शन के ज़रिए अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट बना सकते हैं, और ये ग्लूटामेट से इस रिएक्शन के ज़रिए हम अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट बना सकते हैं, और किसी भी अल्फ़ा कीटो एसिड को अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये रिएक्शन रिवर्स भी हो सकता है कि अगर कोई और अमाइनो एसिड हमें देता है, कोई भी और अमाइनो एसिड है, उससे वो कहता है ग्लूटामीन बनवाओ। तो ये रिएक्शन के थोड़ा सा वर्क करने वाली बात है, ये बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं कि कोई भी हमें अमाइनो एसिड अब उसने दे दिया, वो कहता है कि ये अमाइनो एसिड है, फॉर एग्ज़ाम्पल सीरीन है, तो सीरीन से भाई आप हमें बना के दो ग्लूटामीन, तो किस तरह बनेगा? तो सीरीन एक अमाइनो एसिड है, ये अपना अमाइनो ग्रुप किसको डोनेट करेगा? अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट को, क्योंकि मोस्टली जो अमाइनो ग्रुप एक्सेप्टर है वो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट ही होता है। तो जब अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट बन गया तो फिर वो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट को जब उसने डोनेट किया तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? ग्लूटामेट में। जब ग्लूटामेट बन गया तो रेस्ट ऑफ द स्टोरी यू नो, ग्लूटामीन सिंथेटेज एक्ट करेगा, अगर अमोनिया हमारे पास है तो ग्लूटामीन बन जाएगा। सो ये दो रिएक्शन हो गए, एस्पैराजीन ऑक्सैलोएसीटेट प्रोड्यूस करेगा, ग्लूटामीन अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट। अब हम आते हैं नेक्स्ट अमाइनो एसिड पे। नेक्स्ट अमाइनो एसिड है हमारे पास प्रोलीन। प्रोलीन, अब उसने हमें अमाइनो एसिड दिया है कि भाई प्रोलीन से जो है उसकी कैटाबॉलिज्म करो और बताओ हमें कि ये ग्लूकोजेनिक है और या कीटोजेनिक है। तो ठीक है भाई, इसकी ऑक्सीडेशन में सबसे पहले ये ऑक्सीडाइज हुआ, कन्वर्ट हो गया ग्लूटामेट के अंदर। तो ग्लूटामेट आगे किस तरह कन्वर्ट होता है? किसके अंदर? जिस तरह अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ ग्लूटामेट बना तो ये इस रिएक्शन के ज़रिए इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, और इस रिएक्शन के ज़रिए यहाँ भी अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो गया। अब प्रोलीन से भी क्या बना है? ग्लूटामेट। तो फिर उसी तरह जिस तरह पीछे बना है यहाँ भी वही बनेगा, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट, यहाँ भी उसी रिएक्शन के थ्रू अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट। अब यहाँ मैंने एक और काम किया कि जो चीज़ बन रही है उसको मैंने नाम मुख्तलिफ़ कलर से, ये पिंक कलर मोस्टली यूज़ किया है, और एंजाइम्स के लिए ऑरेंज कलर। सो अब हमें कोई अमाइनो एसिड वो देता है, ये मैं सिनेरियो साथ साथ इसलिए बना रहा हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अगर अब हमें कोई और अमाइनो एसिड देता है तो वो कहता है भाई मैथियोनिन है आपके पास, या वेलिन है, या ग्लाइसिन है, कोई भी अमाइनो एसिड है, उससे प्रोलीन बना के दिखाओ। हम कैसे बनाएंगे? हम उस अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप रिमूव करके अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट को देंगे, और एज अ रिज़ल्ट क्या बन जाएगा? ग्लूटामेट ये ऑक्सीडाइज हुआ, इसको रिड्यूस करके हम क्या बना देंगे? प्रोलीन। सो ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है, इसलिए ये आपने दोनों तरफ सोचना है कि इस तरफ क्या होगा और वापस जाते हुए क्या होगा। सो अभी तक 3 अमाइनो एसिड हुए। पहला जो था अमाइनो एसिड उसने फॉर्मेशन करवाई ऑक्सैलोएसीटेट की, और नेक्स्ट 2 ने किसकी फॉर्मेशन करवाई? अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट की। अब वो कहता है भाई ठीक है, यहाँ तक तो मुझे समझ आ गई, अब मैं तुम्हें एक और देता हूँ, इससे मुझे बना के दिखाओ कि ये ग्लूकोजेनिक है या कीटोजेनिक। अब इसने ये बात रह गई कि ये प्रोलीन ने क्या बनवाया? अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट। अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट TCA साइकिल का इंटरमीडिएट है जिसने ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवानी है। सो इट मीन्स ये प्रोलीन कौन सा हो गया? ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट आ गया आर्जिनिन। आर्जिनिन जो है ये यूरिया साइकिल में भी इस स्टेप को हम डिस्कस कर चुके हैं कि आर्जिनिन पर एक्ट करता है आर्जिनेज। एस्पैराजीन था, एस्पैराजिनेज। ग्लूटामीन था, ग्लूटामिनेज। आर्जिनिन है, आर्जिनेज। जो इस तरह के नीन वाले आ रहे हैं उस पर इस तरह के एंजाइम ही एक्ट करेंगे सारे। एस्पैराजीन, एस्पैराजिनेज। ग्लूटामीन, ग्लूटामिनेज। आर्जिनिन, आर्जिनेज। अब जब इस पे आर्जिनेज एक्ट करता है तो एज अ रिज़ल्ट 2 सब कंपाउंड्स बनते हैं, एक यूरिया और एक ऑर्निथीन। यूरिया जो है राइट नो हमारा उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। इस यूरिया का क्या होता है ये हम यूरिया साइकिल के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने देखना है कि इस यूरिया का फेट क्या है तो आप वो यूरिया साइकिल वाली वीडियो देखें। तो राइट नो हम आ जाते हैं ऑर्निथीन पे कि जी आर्जिनिन पर जब आर्जिनेज ने एक्ट किया तो यूरिया और ऑर्निथीन बना। अब ऑर्निथीन क्या बनेगा? ऑर्निथीन अंडरगो करेगा अपना जो है वो ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन से वो क्या बनाएगा?
कि ऑर्निथीन अपना अमाइनो ग्रुप किसको ट्रांसफ़र करेगा, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को। अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को जब ट्रांसफ़र करता है तो दो चीज़ें बनती हैं, एक ग्लूटामेट सेमीअल्डिहाइड और एक ग्लूटामेट, ग्लूटामेट सेमीअल्डिहाइड और ग्लूटामेट। और इस एंजाइम का नाम क्या होगा, जिस देखें अगर कोई अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र कर रहा है तो जनरली उसको नाम देते हैं अमाइनो ट्रांसफिरेज, ठीक है। अगर कोई ऑर्निथीन का एलानीन का कर रहा है तो एलानीन ट्रांसअमाइनेज या एलानीन अमाइनो ट्रांसफिरेज। अगर कोई एस्पार्टेट का कर रहा है तो एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफिरेज। इसी तरह अगर कोई ऑर्निथीन को अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र कर रहा है तो उस एंजाइम का नाम क्या होगा, ऑर्निथीन अमाइनो ट्रांसफिरेज। ऑर्निथीन अमाइनो ट्रांसफिरेज ने ऑर्निथीन से अमाइनो ग्रुप पकड़ के अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को दिया और ग्लूटामेट सेमीअल्डिहाइड और ग्लूटामेट बना। फिर ग्लूटामेट बन गया, रेस्ट ऑफ द स्टोरी यू नो। ये डायरेक्टली जो है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की एक्शन से अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, जिसने आगे जाके ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवानी है। इट मीन्स के ये जिससे हमें बना है आर्जिनिन, वो कौन सा अमाइनो एसिड है, ग्लूकोजेनिक। या ये ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन के ज़रिए अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, जिसने आगे जाके ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवानी है। सो इट मीन्स कि ये आर्जिनिन कौन सा अमाइनो एसिड है, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। तो 4 अमाइनो एसिड अभी तक हो गए। अब हम आ जाते हैं 5वें अमाइनो एसिड पे। इस अमाइनो एसिड का नाम है जी हिस्टिडीन। वही डीन आ गया तो एंजाइम इस पे कौन सा एक्ट करेगा, हिस्टीडेज। हिस्टिडीन हिस्टीडेज। जब इस एंजाइम पे हिस्टीडेज एक्ट करता है तो क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है यूरोकैनिक एसिड में, यूरोकैनिक एसिड में। और यूरोकैनिक एसिड जैसे ही बनता है इट सब्सिक्वेंटली कन्वर्ट्स इनटू एन फॉर्मिमिनो ग्लूटामेट, एन फॉर्मिमिनो ग्लूटामेट। ये इस स्टेप पे भी थोड़ा टाइम लगाने वाला है क्योंकि इससे रिलेटेड भी एक क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस है कि हिस्टिडीन पे एक्ट किया हिस्टीडेज ने, कन्वर्ट किसके अंदर हो गया, यूरोकैनिक एसिड। यूरोकैनिक एसिड जैसे ही बनता है कि ये सब्सिक्वेंटली कन्वर्ट हो जाता है एन फॉर्मिमिनो ग्लूटामेट। अब इसमें देखें एन फॉर्मिमिनो है, एक फॉर्मिमिनो ग्रुप है और एक ग्लूटामेट। अगर किसी तरह ये ग्लूटामेट हमें मिल जाए ना तो हम फिर इस रिएक्शन के ज़रिए अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बनवा सकते हैं ना, या ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज के डायरेक्ट एक्शन से या फिर ट्रांसअमाइनेशन से। तो ये जो इसके साथ ये फंसा हुआ है फॉर्मिमिनो के साथ ग्लूटामेट, अब इस ग्लूटामेट को किसी तरह हमने हासिल करना है। तो हम इसकी फॉर्मिमिनो से जान कैसे छुड़ाते हैं, हमारे पास एक को एंजाइम है टेट्राहाइड्रोफोलेट, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B9, टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो होता क्या है कि ये जो एन फॉर्मिमिनो ग्लूटामेट है, कौन सा, एन फॉर्मिमिनो ग्लूटामेट, ये एन फॉर्मिमिनो ग्लूटामेट ये अपना फॉर्मिमिनो ग्रुप पकड़ के इस टेट्राहाइड्रोफोलेट को दे देता है। जब ये इस टेट्राहाइड्रोफोलेट को दे देता है तो पीछे क्या रह गया, ग्लूटामेट। जब ग्लूटामेट रह गया तो रेस्ट ऑफ द स्टोरी वही चलेगी, या तो डायरेक्ट ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज का एक्शन हो और अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बन जाए। अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट ने आगे क्या के ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवानी है। तो इट मीन्स ये कौन सा अमाइनो एसिड था, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन से कहानी चली है ना, और ये इंटरमीडिएट बना, इसकी बुनियाद पे हम डिसाइड कर रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया, ग्लूकोजेनिक। या फिर ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन हो और अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बन जाए। यहाँ मैं सिर्फ लिखी जा रहा हूँ क्योंकि पहले मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ और पीछे भी बता चुका हूँ कि ये ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन किस तरह होता है। तो अभी टाइम बचाने के लिए मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ। तो यहाँ भी अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बन गया, जिसका मतलब ये है कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी और हिस्टिडीन जो है वो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है। अब एक और इससे रिलेटेड क्लिनिकल कंडीशन है कि अगर टेट्राहाइड्रोफोलेट ना हो तो क्या एन फॉर्मिमिनो ग्लूटामेट अपना फॉर्मिमिनो ग्रुप जो है वो टेट्राहाइड्रोफोलेट को ट्रांसफ़र कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। तो क्या ग्लूटामेट बनेगा, नहीं बनेगा। तो एज अ रिज़ल्ट हिस्टिडीन की तो ब्रेकडाउन होती रहेगी, तो क्या बनता रहेगा, एन फॉर्मिमिनो ग्लूटामेट। एन फॉर्मिमिनो ग्लूटामेट बनता रहेगा क्योंकि ये पीछे वाले प्रोसेस नॉर्मल हैं, लेकिन आगे वाले प्रोसेस नहीं हो सकेंगे इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। तो एज अ रिज़ल्ट ये जो है अकोमुलेट होता रहेगा।
जब ये अकोमुलेट होगा एन फॉर्मिमिनोग्लूटामेट ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गया, और जब ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गया तो अल्टीमेटली ये यूरिन के अंदर ज़्यादा होगा और यूरिन के अंदर अपीयर होने लग जाएगा। और ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट। अगर किसी पेशेंट में कहते हैं ना कि हम फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, तो उसको टेस्ट किस तरह करेंगे? तो उसको टेस्ट इस तरह करेंगे कि उसके यूरिन के अंदर ये फॉर्मिमिनोग्लूटामेट जो है वो अपीयर हो रहा होगा, उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि हम देख चुके हैं कि टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो एन फॉर्मिमिनोग्लूटामेट से फॉर्मिमिनो ग्रुप को पकड़ के ग्लूटामेट के अंदर कन्वर्ट होता है। अगर ये ना हो तो एन फॉर्मिमिनोग्लूटामेट ग्लूटामेट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। सो इट मीन इससे आगे स्टेप्स जो है वो ब्लॉक। लेकिन हिस्टीडीन और हिस्टीडेज जो है वो तो नॉर्मल है, तो हिस्टीडीन की ब्रेक डाउन होती रहेगी यूरोकैनिक एसिड में, और यूरोकैनिक एसिड खुद ब खुद सब्सिक्वेंटली कन्वर्ट होता रहेगा एन फॉर्मिमिनोग्लूटामेट में। तो इट मीन्स ये बनता जा रहा है लेकिन आगे कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ क्या होगा, ये अकोमुलेट होने लग जाएगा। जब ये अकोमुलेट होगा तो ब्लड के अंदर ज़्यादा जब होता है तो फिर ये यूरिन के अंदर अपीयर आने लग जाएगा। और अगर हमने यूरिन को चेक किया उसके अंदर हमें एन फॉर्मिमिनोग्लूटामेट मिल रहा है, सो इट मीन्स इस पेशेंट को फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है या फोलेट की डेफिशिएंसी है। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट अमाइनो एसिड पे। नेक्स्ट अमाइनो एसिड है हमारे पास एलानीन। तो एलानीन का भाई सिंपल सा रूल है कि इसने ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन करना है। इसके अंदर कोई लंबे चौड़े रिएक्शन नहीं है और ना ही कोई इतना इम्पोर्टेंट है। सिंपल सा है कि इसने ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन करना है। ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन का जनरल कंसेप्ट आपको होना चाहिए ताकि ये समझ आ जाए कि इसने क्या करना है कि ये अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है भाई, ट्रांसफ़र जब आप कोई चीज़ करते हैं तो आगे कोई लेने वाला भी तो हो, ऐसे किसको ट्रांसफ़र करोगे? तो भाई वो लेने वाला मैंने क्या बताया था कि मोस्ट ऑफ द अमाइनो ट्रांसफेरेजेस एक्शंस, उनके अंदर जो अमाइनो ग्रुप का एक्सेप्टर है वो है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। सो इट मीन्स एलानीन का भी कौन सा होगा, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। जब एलानीन जो है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के को अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र करेगा तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पायरोवेट के अंदर। और अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूटामेट के अंदर। अब हमारे पास क्या बन गया, पायरोवेट। पायरोवेट जो है वो उन 5 इंटरमीडिएट्स में से है जो कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाते हैं। सो इट मीन्स एलानीन कौन सा अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट एंजाइम पे आते हैं हम। लेकिन उससे पहले एक और कि मैंने बताया कि ये अमाइनो ट्रांसफेरेजेस रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है, बार बार बता रहा हूँ, रिवर्सिबल है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि एक एलानीन है तो आप पायरोवेट बना सकते हैं, पायरोवेट है तो आप एलानीन बना सकते हैं। ये रिवर्सिबल है, इसकी ये इम्पोर्टेंस है। और एलानीन अमाइनो ट्रांसअमाइनेशन हो रही है एलानीन की, तो एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा, एलानीन ट्रांसअमाइनेज। एस्पार्टेट होता तो एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, यहाँ एलानीन है तो एलानीन ट्रांसअमाइनेज। नेक्स्ट अमाइनो एसिड है हमारे पास ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन का मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा इजी है, वो इस लिहाज से कि इसकी ब्रेक डाउन से एलानीन बनता है और एलानीन फिर आगे इस स्टोरी में चला जाता है, पायरोवेट बनता है। तो इट मीन्स ट्रिप्टोफैन से भी फाइनली क्या बन रहा है, पायरोवेट। तो ट्रिप्टोफैन भी कौन सा अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। यहाँ तक जितने भी हम अमाइनो एसिड डिस्कस कर चुके हैं उनमें अभी तक कोई कीटोजेनिक अमाइनो एसिड नहीं आया, सारे के सारे जो हैं वो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड हैं। इस तरह पहला था एस्पैराजीन, उसने बनाया ऑक्सैलो एसीटेट, ग्लूकोजेनिक। ग्लूटामीन, ग्लूटामेट, ग्लूकोजेनिक। नहीं, ग्लूटामीन से बना अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, फाइनली देखना है ना, तो ग्लूकोजेनिक। प्रोलीन से क्या बना, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, इट मीन्स ग्लूकोजेनिक। आर्जिनिन से ये फाइनली क्या बना, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, मीन्स ग्लूकोजेनिक। हिस्टीडीन से फाइनली क्या बना, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, मीन्स ग्लूकोजेनिक। एलानीन से क्या बना, पायरोवेट, मीन्स ग्लूकोजेनिक। ट्रिप्टोफैन से एलानीन बना और फाइनली पायरोवेट, इट मीन्स ये भी हमारा कौन सा है, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। तो नेक्स्ट अमाइनो एसिड पर हम आते हैं। अब हमें कोई कहता है कि भाई आपको अमाइनो एसिड हमने दिया है सीरीन, तो चेक करके बताओ ये जो सीरीन है ये ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है या कीटोजेनिक अमाइनो एसिड है। ठीक है भाई, हमें सीरीन दे दिया।
ये है सीरीन। अब सीरीन जो है वो दो पाथवेज के अंदर जा सकता है। एक पाथवे इस तरफ मैंने ड्रा किया है, एक पाथवे इस तरफ ड्रा किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस तरफ जो पाथवे है उसके अंदर क्या होता है कि सीरीन है, इसमें से जो है वो वाटर और अमोनिया रिमूव होता है। इसमें से वाटर बल्कि सिंपल कह लें कि वाटर रिमूव होता है, अमोनिया उसका वो एंड प्रोडक्ट बनेगा। उसकी डिहाइड्रेशन होती है, तो डिहाइड्रेशन एंजाइम को जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करेगा उसका नाम क्या होना चाहिए, डिहाइड्रेटेज। और वो चूंकि सीरीन की डिहाइड्रेशन हो रही है इसलिए एंजाइम का नाम हो गया सीरीन डिहाइड्रेटेज। जब ये सीरीन डिहाइड्रेटेज एंजाइम जो है इसकी डिहाइड्रेशन करवाता है तो एज अ रिज़ल्ट दो चीज़ें बनती हैं, अमोनिया और पायरोवेट। हेयर पायरोवेट बन गया। तो पायरोवेट कौन सा है, इंटरमीडिएट है ग्लूकोजेनिक, यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाने वाला ये इंटरमीडिएट है। सो इससे पता क्या चला कि ये जो सीरीन है हमारा, ये कौन सा अमाइनो एसिड है, ये ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है। तो एक पाथवे ये हो गया कि सीरीन पर सीरीन डिहाइड्रेटेज के एक्शन के नतीजे में पायरोवेट बने, उससे हमें पता चल गया ये ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है। दूसरा यह है कि ये सीरीन जो है ये किसी और अमाइनो एसिड के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। अब वो कौन सा अमाइनो एसिड है, वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के अंदर ये किस तरह कन्वर्ट होता है कि सीरीन है एक, सीरीन से मिथाइल ग्रुप को पकड़ के, सीरीन से कोई मिथाइल ग्रुप को पकड़ता है कोई भी, अब वो एंजाइम कौन सा है वो हम बाद में देखते हैं। वो मिथाइल ग्रुप को पकड़ के कहीं ट्रांसफ़र करता है, कहाँ ट्रांसफ़र करता है, इस टेट्राहाइड्रोफोलेट को देता है कि ये टेट्राहाइड्रोफोलेट को देता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर, क्योंकि मिथाइल ग्रुप यहाँ से आके लगा। तो यहाँ से भाई वो मिथाइल ग्रुप पकड़ता है सीरीन से और टेट्राहाइड्रोफोलेट को देता है। टेट्राहाइड्रोफोलेट इसके नतीजे में कन्वर्ट हो जाता है N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट में, और सीरीन कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन में। तो इस एंजाइम का नाम क्या होना चाहिए, इस एंजाइम का नाम उसके एक्शन की बुनियाद पे हम सोचते हैं कि ये मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर रहा है, सो इट मीन्स इसको मिथाइल ट्रांसफेरेज होना चाहिए। लेकिन कहाँ से कर रहा है, सीरीन से। तो नाम क्या बन गया, सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज। सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज इस पे एक्ट करेगा और सीरीन को कन्वर्ट करा देगा ग्लाइसिन में। अब ग्लाइसिन फिर क्या करेगा, ग्लाइसिन ऑक्सीडेटिव, इसकी ऑक्सीडेशन होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये एक हमारे पास स्टेप था। अभी तक यहाँ तक कंसंट्रेट करें, बाकी चीज़ों को भूल जाएं। ये सीरीन हमें दिया है तो सीरीन दो पाथवेज के अंदर एंटर हो सकता है, या तो वो सीरीन डिहाइड्रेटेज के एक्शन के नतीजे में पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट हो, पायरोवेट ने आगे ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवानी है। सो इस बुनियाद पे हमने कह दिया कि सीरीन जो है वो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है। दूसरा ये है कि इस पर सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज एक्ट करे और इसको कन्वर्ट करा दे ग्लाइसिन के अंदर। अब ये मिथाइल ग्रुप कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, इस टेट्राहाइड्रोफोलेट में। ये टेट्राहाइड्रोफोलेट मिथाइल एक्सेप्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट। और ये जो ग्लाइसिन बना है ये कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में और अमोनिया के अंदर। तो ये था हमारे पास एक और अमाइनो एसिड सीरीन। सो हैंस प्रूव्ड इट इज़ अ ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। अब हमें कोई और बंदा है वो कहता है भाई सीरीन का तो तुमने बता दिया, चलो ठीक है मान गए तुम्हें, ये तो तुम्हें आता है, तो बताओ भाई ग्लाइसिन है अगर तुम्हारे पास तो क्या करोगे। अब ये ग्लाइसिन है हमारे पास, तो ग्लाइसिन जो है ये 3 पाथवेज में जा सकता है। सीरीन जो था वो 2 पाथवेज के अंदर जा रहा था, पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट हुआ या ग्लाइसिन के अंदर, लेकिन ग्लाइसिन 3 पाथवेज के अंदर एंटर हो सकता है। पहला ये है कि या तो डायरेक्टली उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए और वो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाए। दूसरा जो ये वाला रिएक्शन था ये रिवर्सिबल है, सेम एंजाइम सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज इस ग्लाइसिन पर अब एक्ट करे। ये जो मिथाइल ग्रुप था यहाँ से मिथाइल ग्रुप पकड़े, अब इसमें जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है उसके साथ मिथाइल लगा हुआ है, ये सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज अब इस यहाँ से मिथाइल ग्रुप पकड़े और इस ग्लाइसिन के साथ जब अटैच करेगा तो सीरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और सीरीन फिर सीरीन डिहाइड्रेटेज के एक्शन के बाद कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, पायरोवेट में। सो इट मीन्स ग्लाइसिन भी कौन सा अमाइनो एसिड है, ग्लूकोजेनिक फाइनली, क्योंकि पहले वो कन्वर्ट हुआ सीरीन में,
बाय द एक्शन ऑफ सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, सीरीन ग्लाइसिन के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, ग्लाइसिन सीरीन के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसमें जो कोएंजाइम है वो टेट्राहाइड्रोफोलेट, और उसकी फॉर्म जो है वो शिफ्ट होती रहती है। अब सीरीन जब बन गया ग्लाइसिन से, तो आगे वो इस तरफ चला जाए और पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो इट मीन्स ग्लाइसिन जो है वो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड हो गया। एक तो उसका पाथवे ये हो गया, दूसरा पाथवे ये हो गया CO2 प्लस NH4 के अंदर। तीसरा पाथवे यह है कि इस ग्लाइसिन पर एक एंजाइम एक्ट करे, डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, यानी इसकी ऑक्सीडेशन करवाए ग्लाइसिन की। जब इस ग्लाइसिन की अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज के एक्शन के नतीजे में ऑक्सीडेशन होती है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइऑक्सिलेट के अंदर। किसके अंदर? ग्लाइऑक्सिलेट। जब ये ग्लाइऑक्सिलेट के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो अब ग्लाइऑक्सिलेट दो पाथवेज में जा सकता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए समझने की कोशिश करें, और इस पर थोड़ा टाइम लगाने वाली ज़रूरत है, टाइम लगाने, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जहन में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी इससे रिलेटेड क्लिनिकल कंडीशन मैं आपको बताता हूँ कि ग्लाइऑक्सिलेट की ट्रांसअमाइनेशन हो जाए तो ये फिर कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन के अंदर। ग्लाइसिन से बना डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज के नतीजे में ग्लाइऑक्सिलेट, इसकी ट्रांसअमाइनेशन कर दो तो ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, या फिर इसकी मज़ीद ऑक्सीडेशन हो जाए तो ये ऑक्जेलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब क्लिनिकल कंडीशन इससे रिलेटेड क्या है कि ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन जो है उनको कौन से एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं? ट्रांसअमाइनेजेस। ठीक है, अगर किसी वजह से वो ट्रांसअमाइनेज जो इस ग्लाइऑक्सिलेट पर एक्ट करके उसको ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट कर रहा था, उसकी किसी वजह से हो जाती है डेफिशिएंसी, सो इट मींस कि ग्लाइऑक्सिलेट जो है वो ग्लाइसिन के अंदर अब कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो अब ये वाला पाथवे जो हो गया ये हो गया स्टॉप। लेकिन ये डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज तो नॉर्मली एक्ट कर रहा है, तो इट मींस ग्लाइसिन की ऑक्सीडेशन से ये ग्लाइऑक्सिलेट बनता रहेगा, लेकिन वो इस तरफ नहीं जा सकता। तो फिर वो किस तरफ जाएगा? इस तरफ। तो उसकी ऑक्सीडेशन से बनेगी ऑक्जेलेट, तो एज अ रिज़ल्ट ऑक्जेलेट का लेवल बढ़ गया। जब ऑक्जेलेट का लेवल बढ़ गया तो ये किडनी के अंदर अकोमुलेट हो जाएंगी, डिपॉजिट हो जाएंगी, और एज अ रिज़ल्ट ऑक्जेलेट स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी किडनी के अंदर। तो ये जो रिएक्शन था ये समझने वाला था, इस पर मैं टाइम लगा रहा हूँ। इससे ये क्लिनिकल कंडीशन है कि अगर किसी के अंदर ये एंजाइम्स की डेफिशिएंसी है तो उसके अंदर किडनी स्टोन्स हो सकती हैं। तो अभी हमारे पास था सीरीन, वो दो पाथवे के अंदर जा सकता है, या तो डिहाइड्रेटेज के एक्शन के बाद पायरोवेट के अंदर, या हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज के एक्शन के बाद ग्लाइसिन के अंदर। तो ये प्रूव हो गया ये ग्लूकोजेनिक है। नेक्स्ट हमारे पास था ग्लाइसिन, ये तीन पाथवेज के अंदर जा सकता है, या कार्बन डाइऑक्साइड और NH4 के अंदर डायरेक्टली, या फिर ये सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज के एक्शन के बाद सीरीन के अंदर कन्वर्ट हो और सीरीन फिर पायरोवेट में, सो हेंस प्रूव्स इट इज़ आल्सो अ ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। या फिर इसकी डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज एक्ट करके इसको ग्लाइऑक्सिलेट के अंदर कन्वर्ट कर दे। ग्लाइऑक्सिलेट फिर मज़ीद दो में जा सकता है, या तो ये ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाए बाय ट्रांसअमाइनेशन, या ऑक्सीडेशन होकर ग्लाइऑक्सिलेट बन जाए। अगर अमाइनो ट्रांसफेरेज की यहाँ डेफिशिएंसी होती है तो इस पाथवे में नहीं जा सकेगा, फिर ज़्यादा इसी पाथवे में जाएगा, तो ऑक्जेलेट का लेवल बढ़ जाएगा, और एज अ रिज़ल्ट किडनी के अंदर डिपॉजिट होने की वजह से किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट एंजाइम पे, और ये एंजाइम मतलब अभी तक अगर आप कुछ भी याद रखना चाहते हैं अभी तक की डिस्कशन से, तो ये स्टेप और ये रिएक्शन जो है ये याद रखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्लिनिकल कंडीशन है वो पेशेंट की उसमें डेथ हो जाती है, और मेंटल उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। वो डिसऑर्डर हम बाद के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इस रिएक्शन की और इस एंजाइम की जो है वो इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं याद रहता इस लेक्चर को सुनने के बाद, तो ये चीज़ कम अज़ कम नहीं भूलनी चाहिए। तो हम नेक्स्ट अमाइनो एसिड पे आते हैं, टायरोसिन पे। टायरोसिन का सिंपल है, टायरोसिन की जब ब्रेक डाउन होती है तो दो बनते हैं, एसीटो एसीटेट और फ्यूमारेट। फ्यूमारेट जो है ये ग्लूकोज फॉर्मिंग इंटरमीडिएट्स में से है, और एसीटो एसीटेट जो है ये कीटोन बॉडीज़ है। इट मीन्स टायरोसिन की ब्रेक डाउन से ऐसा इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हो रहा है जो कीटोन बॉडी है, और दूसरा ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन भी करवा रहा है। सो इट मीन्स टायरोसिन की कैटाबॉलिज्म से क्या हुआ
एक कीटोन बॉडी बनी और एक ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाने वाला बना। तो ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन भी करवा रहा है, कीटोन की भी। तो इस टायरोसिन को हमने क्या नाम देना है, ग्लूकोजेनिक भी है और कीटोजेनिक भी है। तो जो मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बताए थे कि कौन कौन से ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक हैं, उनमें से 4 मैंने आपको बताए थे कि जो ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक हैं, उनमें से एक टायरोसिन भी था। तो वो इस तरह की इसकी ब्रेकडाउन से एक एसीटोएसीटेट बनता है और एक फ्यूमारेट बनता है। तो ये तो सिंपल था। स्टेप है ये समझने वाला, फिनाइल एलानीन। जो फिनाइल एलानीन है, इट इज़ एन इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब ये है कि इसकी बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं होगी। तो इट मीन्स कि हमें ये डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा। तो जब हम डाइट के थ्रू लेते हैं तो इसका मेटाबॉलिज्म अब स्टार्ट होने जा रहा है। इसका मेटाबॉलिज्म टायरोसिन के बिल्कुल सिमिलर है, उसके साथ मर्ज कर जाता है। लेकिन पहला स्टेप जो है वो डिफरेंट है कि पहले ये टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर जिस तरह टायरोसिन का आगे जाना था उसी तरह फिनाइलएलानीन का भी जाएगा, क्योंकि अब वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन पहले उसको टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए। फिनाइल एलानीन कन्वर्ट होता है टायरोसिन के अंदर बाय द हाइड्रोक्सीलेशन रिएक्शन। हाइड्रोक्सीलेशन उसकी होती है तो जो है हमारे पास फिनाइल एलानीन कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन के अंदर। अब जो एंजाइम हाइड्रोक्सीलेशन रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा उसको हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोक्सीलेज। जिस तरह जो डिहाइड्रेशन को कैटेलाइज करेगा डिहाइड्रेटेज, इसी तरह जो हाइड्रोक्सीलेशन को कैटेलाइज करेगा वो हाइड्रोक्सीलेज। अब हाइड्रोक्सीलेशन किसकी हो रही है, फिनाइल एलानीन की। तो एंजाइम का नाम क्या बना, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज। फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज। अब फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज जो है इसको एक को एंजाइम चाहिए, टेट्राहाइड्रोबायोट्रिन। टेट्राहाइड्रोबायोट्रिन इसको ये को एंजाइम चाहिए और इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। यानी फिनाइल एलानीन को आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं टायरोसिन में, तो 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पहला ये कि एक एंजाइम होना चाहिए फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज। दूसरा ये कि आपके पास उसका को एंजाइम होना चाहिए टेट्राहाइड्रोबायोट्रिन। और तीसरी ये कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होनी चाहिए। अब जब ये एंजाइम इसको एंजाइम की मौजूदगी में इस फिनाइल एलानीन पर एक्ट करता है तो क्या होता है कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, उसमें से एक ऑक्सीजन एटम उस कंपाउंड का पार्ट बन जाता है और एज अ रिजल्ट टायरोसिन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा जो है वो ऑक्सीजन जो है वो वाटर हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना देता है। अब ये हाइड्रोजन कहाँ से आए, और जो ये BH4 था ये कन्वर्ट हो गया BH2 के अंदर, BH2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से लग रहा है कि 2 हाइड्रोजन जो हैं वो यकीनन उसने यहाँ दिए होंगे जो कि वाटर की फॉर्म में रिलीज़ हुए हैं। अब ये BH2 बन गया है। अब अगर हमने नेक्स्ट स्टेप को दोबारा ये साइकिल चलाना है तो दोबारा हमें BH4 चाहिए, लेकिन एक स्टेप के बाद, एक साइकिल के बाद तो हमारे पास BH2 बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 मज़ीद हाइड्रोजन ऐड करें। तो जब इसमें 2 हाइड्रोजन मज़ीद ऐड करेंगे तो इट मीन्स हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। सो इट मीन्स हम इस BH2 की क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन। तो इस रिडक्शन के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, वो आते हैं NADH से। NADH एक को एंजाइम है, रिड्यूस फॉर्म ऑफ को एंजाइम। और मेजर एंजाइम कौन सा होगा, ये कौन सा था, टेट्राहाइड्रोबायोट्रिन ये या टायरिडीन, ये है डाईहाइड्रोटायरिडीन। तो इस एंजाइम का नाम क्या होगा जो इसकी रिडक्शन करवा रहा है, डाईहाइड्रोटायरिडीन की रिडक्शन करवा रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, डाईहाइड्रोटायरिडीन रिडक्टेज। तो ये एंजाइम जो है डाईहाइड्रोटायरिडीन रिडक्टेज, ये NADH डिपेंडेंट एंजाइम है जो कि इसकी रिडक्शन करवाएगा और BH4 के अंदर उसको कन्वर्ट करा देगा। फिर ये साइकिल चलेगा, फिर BH2 बनेगा, फिर ये एंजाइम उसको इसके अंदर कन्वर्ट करा देगा, फिर ये साइकिल चलेगा। और इस तरह जो फिनाइल एलानीन एक एसेंशियल अमाइनो एसिड डाइट से आ रहा था, उसकी हाइड्रोक्सीलेशन हुई फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज की मौजूदगी में और टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट हुआ। टायरोसिन फिर कन्वर्ट हो जाएगा एसीटोएसीटेट और फ्यूमारेट में। सो इट मीन्स फिनाइल एलानीन अल्टीमेटली इन दोनों में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो फिनाइल एलानीन कौन सा हो गया, ग्लूकोजेनिक भी है, कीटोजेनिक भी है, दोनों हैं।
तो ये स्टेप पे मैं आपको क्यों कह रहा था कि बहुत ज़्यादा समझने वाला है, क्योंकि अगर इसमें इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए या इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिनाइल एलानीन जो है वो टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। तो भाई इससे क्या मुसीबत आएगी हमारे पास, तो भाई बहुत बड़ी मुसीबत है। टायरोसिन जब नहीं बनेगा तो हम आगे उस जब क्लिनिकल कंडीशन को डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा कि उसमें क्या क्या होता है, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट स्टेप है और अगर इन दोनों की डेफिशिएंसी हो जाए तो कितना डेंजरस इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये आपके जहन में क्रिस्टल क्लियर अभी होना चाहिए कि फ़िनाइल एलानीन जो है वो टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट होता है। जो टायरोसिन है इसकी सिंथेसिस बॉडी के अंदर हो रही है ना इस प्रोसेस के ज़रिए, तो इसको इसेंशियल होना चाहिए, नॉन इसेंशियल। लेकिन फिनाइल एलानीन क्या है, इसेंशियल। सो इसकी सिंथेसिस कहाँ हो रही है, एक इसेंशियल अमाइनो एसिड से एक नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड बन रहा है। अगर किसी तरह किसी वजह से फिनाइल एलानीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या फिर टायरोसिन बनेगा, नहीं बनेगा। सो इट मीन्स फिनाइल एलानीन की डेफिशिएंसी की सूरत में ये टायरोसिन जो है ये भी इसेंशियल बन जाता है। अदरवाइज़ ये इसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है, ये नॉन इसेंशियल है, क्योंकि ये इसकी सिंथेसिस हो रही है, ये बॉडी के अंदर ही हो रही है। लेकिन अगर फिनाइल एलानीन नहीं है, ये नॉन इसेंशियल उस वक्त तक है जब तक फिनाइल एलानीन सफिशेंट अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। जैसे ही फिनाइल एलानीन जो है उसकी डेफिशिएंसी हुई, ये इसकी सिंथेसिस स्टॉप और एज अ रिज़ल्ट ये भी इसेंशियल बन जाता है। सो अभी तक जितने हमने अमाइनो एसिड डिस्कस किए हैं इसका आपके जहन में क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, ये इंटरलिंक्ड हैं। सो यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये अपना जो कैटाबोलिज्म है ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स को ये कंटिन्यू करेंगे।